हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमालगमेशन ऑफ कंपनीज के बारे में। अगर आपको ये सिलेबस में है, बीकॉम, बीबीए, बैफ, बीएमएस या किसी भी अदर कोर्सेज में अगर आप हो और अगर आपको अमालगमेशन ऑफ कंपनीज है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है, क्योंकि हम आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। हम इसे दो सेशन में डिवाइड करेंगे। सेशन 1 में हम 30 क्वेश्चंस लेंगे, सेशन 2 में बाकी के क्वेश्चंस लेंगे। जैसे हमारे दो सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, जहां पर आपको विद क्वेश्चन एंड आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सेशन जो होने वाला है वो एक तरीके का इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, जहां पर मैं आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सोल्यूशन करके देने की कोशिश करूंगा और उस सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, ताकि आपको लॉजिक मैजिक दोनों समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा तो आपको कुछ भी एमसीक्यू पूछना तो अमालगमेशन में आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 1 एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूं अमालगमेशन ऑफ कंपनीज के बारे में। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एग्जैक्टली है क्या? अमालगमेट मतलब जब दो कंपनियां साथ में आती है उसे कहते हैं हम लोग अमालगमेशन। तो अमालगमेशन का अकाउंटिंग सेक्शन कैसे बाहर करने का, सबसे पहले देखो अमालगमेशन जब भी आप कोई भी चैप्टर रीड करो तो सबसे पहले आप देखो कि वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा आता है याद रखो। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, कभी आप लोग भूलोगे नहीं। अमालगमेशन का मतलब होता है जब दो कंपनियां साथ आने की कोशिश करती है। अरे जब दो कंपनियां साथ आने की कोशिश करती है तो हम साथ साथ है। ए और बी गाना गा रहा है, बी भी गाना गा रहा है कि ए और बी दोनों कंपनियां साथ में आ रही है और गाना गा रही है हम साथ साथ है। तो 7 + 7 कितना होगा? 14। तो इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हो जाएगा अमालगमेशन ऑफ कंपनीज का। इसका मतलब आपका एक आंसर सॉल्व हो गया। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 दिखाई दिया तो वो किसके लिए आएगा? अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। अगर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज में सिर्फ अमालगमेशन नहीं आता, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज में क्या क्या आता है? अमालगमेशन भी आता है, मर्जर भी आता है। जब दो लॉस मेकिंग कंपनी आपस में एक दूसरे को क्या करती है? मर्ज करती है। तो अमालगमेशन भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में आएगा, मर्जर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में आएगा। अगर आपने एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करती है, यानी एक लॉस मेकिंग कंपनी जब अपनी कंपनी के अंदर चेंज करने की कोशिश करती है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन करने का काम बोलेगा तो भी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में आने वाला है। वापस बता रहा हूं, अमालगमेशन बोलने तो मर्जर बोलने तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलने तो या एक्विजिशन बोलते हैं। एक्विजिशन मतलब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को क्या किया? एक्वायर्ड किया है, एक्विजिशन किया है। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को क्या किया? एक्वायर्ड किया है। तो ये चारों चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर कवर की जाती है। ठीक है, यहां पर जो कंपनी खरीद रहा है, जो कंपनी खरीद रहा है वो हमारी न्यू कंपनी होगी, सिंपल। और जो कंपनी बेच रहा है वो हमारी ओल्ड कंपनी होगी, ऐसा समझो। तो जो नई कंपनी होगी, जो ओल्ड कंपनी होगी, तो नई जो कंपनी है उसको हम लोग बोलेंगे परचेजिंग कंपनी। क्या बोलेंगे बेटा? परचेजिंग कंपनी। और जो कंपनी बिक रही है उसको हम लोग बोलेंगे वेंडर कंपनी। क्या बोलेंगे बेटा? वेंडर कंपनी। ओल्ड कंपनी बोलो, न्यू कंपनी बोलो, नथिंग टू बी वरी। यहां पे से हमको क्या रखना है? परचेसिंग कंपनी और वेंडर कंपनी। एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर रहा है? टेक ओवर। तो जो टेक ओवर कर रहा है वो परचेसिंग और जो टेक ओवर करने दे रहा है वो वेंडर कंपनी। ऐसी दो चीजें की कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है मेजॉरिटी केसेस में। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अमालगमेशन ऑफ कंपनीज के प्लेलिस्ट, एक्चुअली मैंने पूरा फाइनेंस का प्लेलिस्ट नीचे अटैच किया हुआ है। आप जाकर अमालगमेशन की सिर्फ थ्योरी यानी पार्ट 1 आप देख सकते हो। आपको उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बेसिक। सो छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं? अपने ऑब्जेक्टिव की तैयार शुरुआत करते हैं, एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको यहां पर दिखेगा कि कंपनीज में कंबाइन इन द फॉलोइंग वेज, यानी कंपनी दो कंपनियों को कंबाइन कर सकते हैं, तो उसने 5 ऑप्शन दिया। एब्जॉर्प्शन, तो एक्विजिशन और एब्जॉर्प्शन एक ही चीज होती है बेटा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्ब करना, एक्वायर्ड करना। ओके, अमालगमेशन दो कंपनियां साथ में आ गई तो भी उसका अमालगमेशन बोलेंगे। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग करता है, शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर से रिक्वेस्ट करके अपनी लायबिलिटी को कम करता है।
तो क्या ये दूसरी कंपनी के साथ जाके मिल रहा है? नहीं। क्या ये नई कंपनी बना रहा है? नहीं। ये अपनी ही पुरानी कंपनी में चेंजेस कर रहा है। और मर्जर, तो देखो एब्जॉर्प्शन बोला, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करा, तो ये अमाल्गमेशन का हिस्सा हो गया। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोला, अमाल्गमेशन का हिस्सा हो गया। मर्जर का हिस्सा बोला, वो भी अमाल्गमेशन। और यहां पर लास्ट में हमको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एंड ऑल बोला है, वो भी हमारा अमाल्गमेशन का हिस्सा है। यानी यहां पर 1 हमारा अमाल्गमेशन है, 2 हमारा अमाल्गमेशन है, 3rd हमारा अमाल्गमेशन है और 5th हमारा अमाल्गमेशन है। तो ऑप्शन में देखो एनी ऑफ द अबव, पहला ऑप्शन दिया एनी ऑफ द अबव, तो वो रहेगा एनी ऑफ द अबव मतलब सब। सेकंड नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कुछ भी नहीं, तो ऐसा नहीं है। एनी ऑफ द अबव मतलब पांचों में से पांचों है क्या? नहीं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को छोड़ के। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किधर आ रहा है बेटा? 4 में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? एनी एक्सेप्ट 4 को छोड़ के, बाकी चारों है 4th को छोड़कर। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड देखते बेटा, सेकेंड इफ एबीसी लिमिटेड एंड डीएफ लिमिटेड आर टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी XYZ। देखो वापस क्या बोल रहा हूं, एबीसी लिमिटेड और डीएफ लिमिटेड दो कंपनी है, दोनों को टेक ओवर कौन कर रहा है? XYZ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोल रहा हूं, दो कंपनियां एबीसी है और डीएफ है, दोनों कंपनी अमालगमेट होके नई कंपनी बन रही है। कौन? XYZ। आपने देखा होगा कि एबीसी कंपनी और डीएफ कंपनी दोनों मिलके क्या बना रही है? XYZ कंपनी बना रही है। इसका मतलब XYZ एबीसी को टेक ओवर कर रहा है, XYZ डीएफ को भी टेक ओवर कर रहा है। तो बेटा इसको बोलेंगे अमालगमेशन। क्या बोलेंगे बेटा? अमालगमेशन। XYZ टेक ओवर करने का मतलब क्या हो रहा है? यहां पे दोनों कंपनियां मिलकर नई कंपनी बना रही है जिसका नाम क्या है? XYZ। तो इसको बोलेंगे द अमालगमेशन। देखो वहां पर ऑप्शन इट इज कॉल्ड एज अमालगमेशन। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। थर्ड पे जाते बेटा, थर्ड क्वेश्चन। इफ द एबीसी लिमिटेड एंड डीएफ लिमिटेड आर टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी XYZ लिमिटेड, ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन अलग कर दिया है कि एबीसी और डीएफ क्या है और ये XYZ क्या है। देखो वहां पर एबीसी एंड डीएफ आर वेंडर कंपनी, वेंडर मतलब बेच रही है। तो मैंने अभी आपको बताया एबीसी और डीएफ मिलके क्या बना रहे हैं? कंपनी XYZ बना रहे हैं। तो जो कंपनी बेच रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेंडर बोलेंगे। और XYZ हम लोगों की क्या हो गई? परचेजिंग कंपनी हो गई। तो देखो हमारे ऑप्शंस में क्या क्या है। पहला ऑप्शन दिया एबीसी और डीएफ हमारी वेंडर कंपनी है, तो यस पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा बोला है एबीसी और XYZ आर वेंडर, XYZ वेंडर है क्या? नहीं, तो बी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। थर्ड में क्या बोला बेटा? XYZ एंड डीएफ आर वेंडर कंपनी, ये भी डीएफ तो वेंडर है लेकिन XYZ परचेसिंग है, तो थर्ड ऑप्शन भी डिसकरेक्ट हो गया। तो बचा क्या? XYZ इज नोन एज वेंडर कंपनी, XYZ वेंडर है क्या? नहीं, यानी सी ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। ठीक है, यानी किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको वेंडर और परचेसिंग कंपनी समझ में आना है, बस बाकी का काम आपके लिए आसान हो गया बेटा। पॉइंट नंबर 4 देखो, क्वेश्चन 4। इफ द एबीसी लिमिटेड एंड डीएफ लिमिटेड आर टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी XYZ, तो अभी मैंने बताया XYZ कौन सी कंपनी हो गई? परचेसिंग। देखो फोर्थ वाले पॉइंट में आपको दिख रहा है XYZ इज अ परचेसिंग कंपनी, बाकी सब आपको क्या दिया रहेगा? कंफ्यूजन करने के लिए दिया होगा। पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी एबीसी इज टेकन ओवर बाय द एग्जिस्टिंग कंपनी PQR, क्या कह रहा हूं? एक कंपनी है एबीसी, एक कंपनी है PQR, दोनों ही एग्जिस्टिंग बिजनेस में, दोनों ही एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब दोनों का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन if the business of existing company ABC is taken over by the existing company PQR, यानी PQR क्या कर रहा है? ABC को टेक ओवर कर रहा है बेटा। PQR जो है वो ABC को क्या कर रहा है? टेक ओवर कर रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या बोलेंगे बेटा? इसको एब्जॉर्प्शन। एक्वायर्ड कर रहा है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर्ड खरीद रहा है, उसको बेटा बोलेंगे हम लोग एक्विजिशन या एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। देखो वहां पर एब्जॉर्प्शन आपको ऑप्शन में दिया भी है। क्लियर? हम सारी चीजें डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एमसीक्यू से प्रिपरेशन करने की पूरी जिम्मेदारी मैं आपको देने वाला हूं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया देखिए, इफ द बिजनेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी एबीसी इज टेकन ओवर बाय द एग्जिस्टिंग कंपनी ऑफ PQR, दो कंपनियां हैं, एबीसी किसको टेको? एबीसी और PQR है, तो PQR किसको टेक ओवर कर रहा है? एबीसी को। तो कौन टेक ओवर कर रहा है? तो जो टेक ओवर करता है वो परचेसिंग कंपनी, और जो टेक ओवर हो रहा है वो हो गया वेंडर कंपनी। ये तो पता है। देखो वहां पर ऑप्शन नंबर ए में भी वही दिया है
कि एबीसी वेंडर कंपनी, पीक्यूआर परचेसिंग कंपनी, बाकी के ऑप्शंस में अदर ऑप्शंस है, खत्म हो गया बात। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द बिजनेस ऑफ एबीसी अ लॉस मेकिंग कंपनी इज टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी एबीसी ब्रैकेट में द न्यू लिमिटेड इज कॉल्ड डैश, क्या होगा? एक लॉस मेकिंग कंपनी है, मान लो एबीसी लॉस मेकिंग कंपनी है, ये ओल्ड कंपनी है, इसी ने अपने आप को एक नई कंपनी में कन्वर्ट किया और ब्रैकेट में लिखा एबीसी न्यू कंपनी। मतलब ये बंदे ने क्या किया, ये कंपनी ने क्या किया, अपने ही आप को रिकंस्ट्रक्ट किया, इसको बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब एबीसी ओल्ड कंपनी ने टेक ओवर खुद को ही किया, मतलब उन्होंने खाली ऑन पेपर का काम कर रहे कि हम अपने कंपनी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के जैसा है? नहीं, यहां पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के जैसा नहीं होगा। यहां पे कंपनी के नाम चेंज कर दिए जाएंगे, यहां पर कंपनी के नाम क्या एक नई न्यू लगा दिया जाएगा। तो यहां पे ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी को क्या करता है, टेक ओवर करता है। तो यहां पर क्या ऑप्शन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कंपनी अपने आप को मॉडिफाई कर रही है, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बुलाकर, शेयर होल्डर को बुलाकर, डायरेक्ट डिबेंचर होल्डर को बुलाकर उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, वो अपने ही लेवल पर रिकंस्ट्रक्शन करने का काम कर रही है। और जिस कंपनी के नाम के आगे न्यू वर्ड आ जाएगा तो समझ जाने का वो क्या है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी का नाम वही है, सिर्फ मॉडिफिकेशन हो गया नई कंपनी में। ओके, डिफिकल्टी नहीं। सेम एग्जांपल हम लोगों को क्वेश्चन 8 में दिया, तो बताओ इसमें कौन सी परचेसिंग कंपनी, कौन सी वेंडर? तो भैया यहाँ पे जो कंपनी एबीसी है वो हो जाएगी मेरी वेंडर कंपनी, क्योंकि वो बिक रही है, और जो न्यू कंपनी है वो हमारी हो जाएगी बेटा परचेसिंग कंपनी, ठीक है। तो आपको वही फर्स्ट वाले एग्जांपल में वही दिया है, एबीसी इज अ वेंडर कंपनी एंड एबीसी न्यू लिमिटेड इज अ परचेसिंग कंपनी। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द मर्जर इन्वॉल्व्स, यानी जब मर्जर इन्वॉल्व होता है तब लिक्विडेशन ऑफ टू एग्जिस्टिंग कंपनीज एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी इज कॉल्ड। मतलब जो दो कंपनियां आती है मर्जर के अंदर, दो कंपनियां जब आती है इन्वॉल्व इन टू एग्जिस्टिंग कंपनीज एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, मतलब दो ओल्ड कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बना रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो सर हमने इसको नाम दिया है अमालगमेशन। क्या नाम दिया है? अमालगमेशन। जब दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनाते हैं, जैसे ए और बी मिलकर ए बी लिमिटेड बनाएंगे, दोनों कंपनी अपनी बेचकर नई कंपनी बनाएंगे तो उसको बोलेंगे न्यू कंपनी। दो ओल्ड कंपनियां मिलकर अपने को क्या बना रही है, अमालगमेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा उसको? अमालगमेशन। 10th में व्हेन द मर्जर इन्वॉल्व लिक्विडेशन ऑफ वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज एंड फॉर्मेशन ऑफ नो न्यू कंपनी इज कॉल्ड। मतलब मर्जर के अंदर जब दो कंपनियां हैं लेकिन दोनों मिलकर नई कंपनी नहीं बना रहे, दोनों मिलकर नई कंपनी नहीं बना रहे, मतलब यहां पर एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी है, यानी यहां पे मर्जर तो हो रहा है लेकिन कोई नई कंपनी नहीं बनाई जा रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। अरे एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ आकर काम तो कर रही है लेकिन नई कंपनी नहीं बनाई जा रही है। मारुति और सुजुकी दोनों ने वेंचर किया, एक नई कंपनी बनाई मारुति सुजुकी, तो वो कहां आ गया? अमालगमेशन में। लेकिन यहां पर मारुति और सुजुकी दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया लेकिन यहां पर ब्रांड का नाम मारुति ही रखा, तो इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? एब्जॉर्प्शन। पॉइंट नंबर 11, when the merger involves liquidation of one existing sick company and formation of a one new company is called। मतलब जो कंपनी लॉस मेकिंग है, सिक कंपनी मतलब जो कंपनी लॉस मेकिंग है, वही कंपनी एक और नई कंपनी बना रही है, मतलब वो अपने अंदर क्या कर रही है? कंस्ट्रक्ट कर रही है। इस कंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सिंपल, अभी हमने डिसाइड किया। उसके बाद क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 12 में, अ फीचर विच इज कॉमन इन all cases of merger, that is absorption, amalgamation and external reconstruction। तो क्या होगा? मतलब सब तीनों नेचर में क्या चीजें कॉमन है? तो पहला ऑप्शन है परचेज ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी। एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, ये। दूसरा लिक्विडेशन ऑफ एटलीस्ट टू कंपनी, लिक्विडेशन करना कोई बड़ी बात नहीं, लिक्विडेट हो गए लेकिन नई कंपनी बन रही है क्या अमालगमेशन में? यस। तो यहां पर पहला वही है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करता है? टेक ओवर करता है। अमालगमेशन में भी वही है, मर्जर में भी वही है, एब्जॉर्प्शन में भी वही है कि एक वेंडर कंपनी होगी और एक परचेसिंग कंपनी होती है।
13 में देखिए, अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एब्जॉर्प्शन इंक्लूड अमालगमेशन, नहीं, एब्जॉर्प्शन अलग ही होता है। फिर अमालगमेशन इंक्लूड एब्जॉर्प्शन, अमालगमेशन के अंदर क्या होता है, दो कंपनी एक दूसरे को मिलकर खरीदती है ना, एक दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनाती है, तो नई कंपनी जो है वो क्या करती है, अमालगमेट कर रही है, जो नई कंपनी है वो बाकी की दो कंपनी को एब्जॉर्ब कर रही है। टर्मिनोलॉजी को समझो, दो कंपनियां हैं मिलकर एक नई कंपनी बना रहे, तो इसको अमालगमेशन बोलेंगे। तो इसका मतलब जो नई कंपनी है वो क्या कर रही है, ए और बी दोनों को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो अमालगमेशन का मतलब होता है अमालगमेशन इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, अमालगमेशन इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 आपके लिए बहुत आसान है, क्यों, क्लियरली बोला है, अकाउंटिंग ऑफ अमालगमेशन इज गवर्न्ड बाय अमालगमेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, मर्जर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 और एब्जॉर्प्शन भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में आएगा। देखो लगातार वही है, एब्जॉर्प्शन भी बोला, अमालगमेशन, अमालगमेशन बाय वे ऑफ मर्जर, तो ये चारों के चारों क्वेश्चन के आंसर क्या रहेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है। पॉइंट नंबर 18 में आते देखिए, पॉइंट क्वेश्चन नंबर 18, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 सेज ट्रांसफर कंपनी मींस द कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी का मतलब क्या होता है, पहला विच इज अमालगमेट इनटू द अनदर कंपनी। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी में क्या फर्क है, पहले बताओ, ट्रांसफरर क्या होता है, ट्रांसफरी क्या होता है। अमालगमेशन कौन कर रहा है, पीक्यूआर एबीसी को अमालगमेट कर रहा है, यानी यहां पर दो कंपनियां हैं, तो यानी एबीसी अपने सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर करेगा एपीक्यूआर को, क्योंकि अमालगमेशन हुआ है तो ओल्ड कंपनी अपने सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देगा, तो जो ट्रांसफर करता है उसको बोलता है ट्रांसफरर, और जिसको ट्रांसफर करेगा वो ट्रांसफरी, समझा, कोई तकलीफ। तो यहां पे ट्रांसफरर का मतलब बोला तो यहां पर पहला ऑप्शन आएगा विच इज अमालगमेटेड इनटू द अनदर कंपनी, जो दूसरी कंपनी के साथ जाकर मिल जाएगी, जो दूसरी कंपनी के साथ जाकर मिल जाएगी उसको बोलेंगे ट्रांसफरर, समझा। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं आपको ईच एंड एवरी एमसीक्यू को समझाने की। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ट्रांसफरी कंपनी मींस द कंपनी, इस कंपनी की बात कर रहे हैं, तो क्या ऑप्शन है, इनटू विच अ कंपनी इज अमालगमेटेड, यानी ऐसी कंपनी जिसके अंदर कंपनी अमालगमेट हो रही है। पहले मैं बोला था ट्रांसफरर वो कंपनी जो खुद अमालगमेट हो रही है, ट्रांसफरर कौन होता है, जो खुद कंपनी को अमालगमेट कर रहा है। पहला ऑप्शन देखो क्या था, विच इज द अमालगमेट इनटू अनदर, अमालगमेटेड इनटू मतलब दूसरी कंपनी के साथ अमालगमेट हो रहे हैं, और ट्रांसफरी वो कंपनी जो दूसरी कंपनी को अमालगमेट कर रहा है, ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आया आपको, ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी में, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमालगमेशन फॉल इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी कौन कौन सी है, मर्जर एंड परचेज, मर्जर एंड परचेज, अब इसके अंदर दोनों चीज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, on amalgamation share issue expenses account appearing on asset side of the balance sheet of a vendor company, ठीक है, वेंडर कंपनी मतलब जो कंपनी अपनी बेच रहा है उस कंपनी का बैलेंस शीट के अंदर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है। तो बेटा शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट है, क्या हमारा वो फिक्टिशियस एसेट है, जिसे हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहते हैं, जिसे हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट टू बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट साइड, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट साइड, बताए ना, लायबिलिटी को लायबिलिटी, कैपिटल को कैपिटल में डालो, लायबिलिटी को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं, उसके बाद एसेट के सारे आइटम्स को हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट में डालते हैं, और जो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस है उसको इक्विटी शेयर होल्डर में डालकर हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है, वही चीज यहां पर भी कहा गया है, डेबिट साइड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, खत्म। आई होप मैं आपकी जो मदद करने की कोशिश कर रहा हूं आपको वो सारी चीजें क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 23, on amalgamation debenture account appearing in the balance sheet, sorry, question number 22 we miss, on amalgamation profit and loss account debit balance of a vendor company, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आया है कहां पर, बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में, इसका मतलब वो हमारी कंपनी का क्या, लॉस, और लॉस टू बी ट्रांसफर्ड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, सिंपल। अब मेरे को बताओ असेट हैविंग अ डेबिट बैलेंस, तो कहां आएगा, डेबिट साइड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, सिंपल, कोई डिफिकल्टी इसमें,
आपको मेरे हिसाब से ईच एंड एवरी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन अमालगमेशन डिबेंचर अकाउंट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ अ वेंडर कंपनी। ध्यान से देखिए, वेंडर कंपनी में डिबेंचर अकाउंट अपने को दिया है, तो डिबेंचर अकाउंट हमको दिया होता है लायबिलिटी साइड। कहां दिया होता है? लायबिलिटी साइड। तो उसको हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि उसे क्लोज करना होता है। क्या करना होता है? हमें क्लोज करना होता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, इज क्लोज बाय क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट वेदर डिबेंचर आर टेकन ओवर बाय कंपनी और नॉट। डिबेंचर नई कंपनी ने खरीदा हो या नहीं खरीदा हो, हम कहां लिखते हैं उसको? रियलाइजेशन। अगर आपने अमालगमेशन के बेसिक के 2 लेक्चर्स मेरे देखे हुए तो आपको ये सारी चीजों में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एमसीक्यू खत्म करने से पहले या एमसीक्यू खत्म करने के पहले या बाद में आप वो लेक्चर्स को देख लीजिए। एटलीस्ट मेरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे बेसिक्स को जरूर देखिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। 24 देखिए, ऑन अमालगमेशन प्रोविडेंट फंड अकाउंट अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द वेयर अकाउंट, विच अकाउंट, यानी कहां पर ट्रांसफर करेंगे। देखो कहां दिया है, प्रोविडेंट फंड हमको दिया है लायबिलिटी साइड में। क्या वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी है? नहीं, ये हमारी आउटसाइडर लायबिलिटी है। तो बेटा आउटसाइडर लायबिलिटी हमेशा रियलाइजेशन में आएगा। सर रियलाइजेशन में डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? एब्सोल्युटली वो क्रेडिट में ही आएगा। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी हैविंग अ बैलेंस ऑफ क्रेडिट। अंडरस्टूड? देखो वहां पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन अमालगमेशन सिंकिंग फंड अकाउंट अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट ऑफ द वेंडर कंपनी। सिंकिंग फंड, बेटा सिंकिंग फंड, अब ये दोनों फंड में फर्क पता था। प्रोविडेंट फंड इज फॉर वर्कर, इसलिए वो आउटसाइडर लायबिलिटी है। बट सिंकिंग फंड मतलब स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक फंड। सिंकिंग फंड मतलब स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड हमारा कहां जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। ये कहां पर दिया है? लायबिलिटी में दिया है। तो लायबिलिटी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, तो इक्विटी शेयर होल्डर में भी कहां आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। अंडरस्टूड? सिंपल। 26, on amalgamation if the dissolution expenses are paid as well as borne by the purchasing company। अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, मैं आपको दोनों वर्ड इसलिए बता रहा ताकि आपको कुछ भी पूछने दो। अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, वो नई कंपनी बॉर्न करिए। बेटा कौन करिए? न्यू कंपनी, जिसको हम लोग परचेसिंग कंपनी भी बोल सकते हैं। अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय न्यू कंपनी, सो न्यू कंपनी के अकाउंटिंग में उसका नाम आएगा। तो सर ओल्ड कंपनी में उसका रिकॉर्ड आएगा क्या? ओल्ड कंपनी में उसका रिकॉर्ड नहीं आएगा। नो रिकॉर्ड हैज टू बी मेड। तो देखो एंट्री में भी वही दिया है, ठीक है। तो वहां पर क्या बोला है? नो एंट्रीज पास इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। क्लियर? सिर्फ किस में आएगा? नई कंपनी। अरे खर्चा नई ने किया तो नई में आएगा, खर्चा ओल्ड ने किया तो ओल्ड में आएगा। दोनों के बुक में आएगा क्या? नहीं, दोनों में से कोई एक करेगा, तो दो करेगा उसके बुक में उसका एंट्री आने वाला है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 27, ऑन अमालगमेशन इफ प्रेफरेंस शेयर आर सेटल एट अ प्रीमियम। अगर प्रीमियम में सेटल किया है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने प्रीमियम में सेटल किया है, तो क्या होगा? तो बेटा जो प्रीमियम वैल्यू है ना, वो हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है हमारे लिए? अरे 10 रुपए वाला 100 रुपए वाला शेयर होल्डर उसको 110 रुपए दिया, तो 100 रुपए तो उसका हो गया फेस वैल्यू, 10 रुपए उसका हो गया प्रीमियम, तो ये 10 रुपए उसको प्रॉफिट हो गया। तो उसको डालेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां डालेंगे बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट में। वापस बोल रहा हूं, अगर प्रेफरेंस होल्डर को हमने प्रीमियम में सेटल किया तो उसकी जो प्रीमियम वैल्यू है वो कहां जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। कहां जाएगी बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर? उसके बाद ऑन अकाउंट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर यूज्ड बाय वेंडर कंपनी, ठीक है। ऑन अमालगमेशन अकाउंटिंग प्रोसीजर यूज्ड बाय वेंडर कंपनी। अब वेंडर कंपनी मतलब जो कंपनी बेच रहा है। अभी जो कंपनी बेच रहा है वो चाहे अमालगमेशन करे, चाहे वो एब्जॉर्प्शन करे, चाहे वो मर्जर करे, वो या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, उसके लिए अकाउंटिंग प्रोसीजर सब कुछ सेम ही होता है, क्योंकि वो कंपनी बेच रहा है। कोई उसे टेक ओवर करेगा तो भी वो एंट्री पास करेगा, कोई अगर उसे खरीदेगा तो भी वो टेक ओवर वही करेगा, वो किसी कंपनी के साथ जाकर मिल जाएगा तो भी वही अकाउंटिंग प्रोसीजर पास करेगा। उसके लिए कुछ भी नया नहीं होता है। अंडरस्टूड? उसके बाद वो आप लोग देख लोगे, बाकी का ऑप्शंस आपको आसानी से समझ में आएगा। मैंने पहले ऑप्शंस पे आंसर आपका क्यों करेक्ट है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 29, ऑन अमालगमेशन अकाउंटिंग प्रोसीजर यूज बाय परचेसिंग कंपनी। अब परचेसिंग कंपनी क्या होती है? परचेसिंग मतलब जो कंपनी खरीद रहा है। परचेसिंग मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनी जो कंपनी को क्या कर रहा है? खरीद रहा है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रहा है, तो जो कंपनी खरीदने वाली है उसको बोलते हैं हम लोग परचेसिंग कंपनी। तो देखो उसका ऑप्शन है, पहला दिया इन सेम और ऑल टाइप ऑफ कंपनीज अमालगमेशन, तो क्या सब में सेम होगा? नहीं। क्यों नहीं सेम होगा? अमालगमेशन में दो कंपनियां जोड़कर एक नई कंपनी बनती है, तो नई कंपनी बाकी दोनों को टेक ओवर करेगी। मर्जर के अंदर ऐसा नहीं होगा, सबके लिए कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। देखो, is a difference between depending upon the whether amalgamation is a nature of merger or purchase is defined by accounting। यानी हम लोग मर्जर कर रहे हैं कि परचेस कर रहे हैं। मर्जर मतलब दो कंपनियां बंद होके एक नई कंपनी खुल रही है, दो कंपनियां बंद होके एक नई कंपनी खुल रही है, मर्जर बोलेंगे। ठीक है, दो कंपनियां आपस में अमालगमेट कर रही है, दो कंपनियां आपस में अमालगमेट कर रही है। मर्जर का मतलब होता है दो कंपनियां आपस में मिलकर काम कर रही है। अमालगमेशन मतलब दो कंपनियां बंद होकर नई कंपनी खुल रही है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होगा, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसा बोला है उस हिसाब से डिफाइन किया जाएगा। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ वेंडर कंपनी बिकम द असेट एंड लायबिलिटी ऑफ द परचेसिंग कंपनी। यानी पुरानी वेंडर कंपनी के सारे असेट्स और सारी लायबिलिटी परचेसिंग कंपनी के बन जाएंगे। कब? जब मर्जर होगा। मर्जर का मतलब होता है दो कंपनियों के असेट्स और लायबिलिटी क्या करेंगे हम लोग? मर्ज, यानी कोई टेक ओवर करे या ना करे, दो कंपनियां अगर साथ में मर्ज हो रही है तो दोनों के दोनों कंपनियों के असेट्स और लायबिलिटी आपस में क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे, उसको बोलते हैं मर्जर। इसलिए वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला, इफ द अमालगमेशन इज इन नेचर ऑफ मर्जर एज डिफाइंड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन 1 में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, इसका सेशन 2 आपको आज एक और वीडियो में मिलेगा, आज ही के दिन मिलेगा, तो आपको उम्मीद करता हूं कि इस 30 के 30 क्वेश्चन में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ में एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा एफर्ट पसंद आएगा। अब रोने से कुछ फायदा नहीं है, कॉलेजेस आपको क्वेश्चन बैंक दे या क्वेश्चन बैंक नहीं दे, लेकिन आपका सपोर्ट सिस्टम आपके लिए क्वेश्चन बैंक बनाकर आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा था, कर रहेगा, करता रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू कम से कम टाइम में आपको सॉल्व कराऊं। अब मैं क्वेश्चन बैंक चाहे मुझे कहीं से भी मिले, मनन प्रकाशन का मिले, सेट पब्लिकेशन का मिले, विपुल का मिले, चाहे मुझे कोई भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, अब मैं वो क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैं आपके प्रिपरेशन की जिम्मेदारी लेने के लिए खड़ा हूं। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो, मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो मैं वो क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास अकाउंटिंग के चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, मैं चैप्टर वाइज लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो जिसका भी उस कोर्सेस में वो चैप्टर है, आप ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। और अगर चैनल पर पहली बार है तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि इसी तरीके के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।